हेलो गाइस, मैं आप लोगों को आप सभी के साथ जुड़ के पॉलिटी पढ़ाऊंगी और मेरा नाम आपको जैसे नीचे दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, प्रतिभा यादव। तो हम चलते हैं ऐसे पॉलिटी में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जानकारी लेने कि आज हमें क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आज आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और नोट डाउन किया तो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ सारा प्रीवियस ईयर है, आप उसको लगाएंगे। कल मैं एक और भी क्वेश्चन लेके आऊंगी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितना भी होगा। इस तरह से पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फैक्ट, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम, इवन यूपीएससी का भी कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल पढ़ रहा है तो आपको दोनों ही कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टेट का एग्जाम देंगे, एसएससी वनडे एग्जाम देंगे तो हमें फैक्ट ज्यादा पता होना चाहिए। तो हम दोनों ही टॉपिक चलेंगे, दोनों ही चीजों को लेके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और फैक्ट भी पढ़ेंगे। और आपको साथ रहना है, जितना मैं पढ़ाऊँ सारा नोट डाउन करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ाऊंगी मैं, जो अब तक पूछे गए हैं, जिनके आने की संभावना है। लेकिन मैं स्टोरी की तरह आपको समझाऊंगी तो आपसे आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ऐसे स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। टॉपिक का नाम है, 1 मिनट रुकिए मैं पेन ले लूं यहाँ से। तो जैसे कि टॉपिक का नाम आपको शो हो रहा है, क्या है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपने हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुनते हुए मिला, हर कोई, जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लोग तो खास तौर पे बोलते हुए सुना होगा आपने, मेरा तो ये अधिकार है, मेरा ये प्राइवेसी का राइट है, आप मेरा फोन नहीं चेक कर सकते, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानिए कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट। तो मूल अधिकार, जैसे नाम से देखो यहाँ पे, कोई भी चीज है उसको तोड़ के पढ़िए, आपको अपने आप पता चल जाएगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो। जैसे मूल, मूल का मतलब है ऐसा राइट, ये मूल अधिकार ऐसे बेसिक राइट होते हैं जो हमें बाई बर्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपने इंडिया, देखिए ये है इंडिया का, मैं मैप बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने बनाया है साउथ इंडिया। ठीक है, ये तो बांग्लादेश है इस साइड में। तो ये जो मैंने ये साउथ इंडिया बनाया है, आपका पे ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पे या नॉर्थ इंडिया में कहीं भी आप अगर जन्म लेते हो तो ये मूल अधिकार अपने आप को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, सिर्फ आपके जन्म लेने से। इसके लिए आपको कोई भी कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, अभी अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन बहुत उठता है, क्या मैम जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं या विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट क्या सिर्फ सिटीजन को प्राप्त होते हैं या फॉरेनर्स को प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर है कि कुछ ऐसे राइट होते हैं जो आपके ओनली सिटीजन्स को प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सिटीजन्स और फॉरेनर दोनों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ मतलब ओनली सिटीजन्स को होते हैं वो हम सारे पढ़ेंगे आगे चल के। जैसे आर्टिकल 15 हुआ, 16 हुआ, 19 हुआ, 29, 30, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं या ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। ओके, यानी कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ले रखी है हुई उन्हीं को ये आर्टिकल प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 14 में क्या है, समानता की बात की गई है। तो वो किसके लिए है, वो आपका सिटीजन्स के लिए भी है इंडिया के, और फॉरेनर्स के लिए भी, जो यहाँ बाहर से आते हैं उनके लिए भी है। तो ये था आपका फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जो मैंने बता दी। और हम सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल राइट की जो की पॉइंट्स हैं अब वो हम डिस्कस करेंगे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, संभावना होती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, और तो मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं और इनका काम क्या है, और फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त होते हैं या फॉरेनर्स को भी प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ की पॉइंट्स है इनके बारे में कि फंडामेंटल राइट का क्या क्या की पॉइंट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिए गए हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारा संविधान है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ लिया गया है, क्योंकि जब संविधान सभा गठित हुई थी तो 60 देशों का अध्ययन किया गया था, और 60 देशों में कुछ जैसे कि आपके डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसी तरह जो हमारी ये फंडामेंटल राइट है, इनको कहाँ से लिया गया है? तो इनको आपका लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? अगर ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया, बिना कुछ सोच समझे क्या लगाओगे? यूएसए। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ओके गाइज, हम चलते हैं। आर्टिकल 12 से 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। देखो, यूएसए से लिए गए तो कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन हमारा कवर होता है। अब भारतीय संविधान में ये किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, कहाँ पे दे रखा है? ठीक है, तो आर्टिकल है आपका 12 से 35, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसी के साथ वो पूछ लेगा कि किस भाग में है, तो अगर वो भाग पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट का वर्णन है, तो आप क्या लगाओगे? भाग 3। ठीक है, हर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे पार्ट 1 में आपका बता रखा है कि सेंट्रल और स्टेट के जो संबंध हैं, सेंट्रल और स्टेट के बारे में जितने भी पावर हैं, इन सब के बारे में बता रखा है आपका पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में है आपकी सिटीजनशिप यानी नागरिकता, जो कि अभी बहुत चर्चा में भी रहा था जब आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, या एनआरसी को लेके बहुत विवाद भी हुआ था। तो वो सब चीज किसमें है? वो है आपका भाग 2 में, जिसमें संसद को ये राइट है कि वो नागरिकता को लेके कानून बना सकती है। तो वो कौन सा है? भाग 2। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट। तो ये किस भाग में है? पार्ट 3 में। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे आप लोगों को शो भी हो रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3। तो ये किसमें है? पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। और पार्ट 3 में भी क्वेश्चन मतलब आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो होता है आपका आर्टिकल 12 से 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है कि अब वहां पे 2 क्वेश्चन आपके कवर मैंने करा दिए, 3 सॉरी। कहाँ से लिए गए? यूएसए से। नीचे लिखा हुआ है कौन से पार्ट में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 से 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। अभी कुछ बुक्स में ही कहेंगे मैम मैंने पढ़ा हुआ है कि 14 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल गलत है। वो लोग बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं आर्टिकल 12 और 13 को। आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट की जो परिभाषा है वो दे रखी है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 जो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 13, इसमें ये बात कही, मिनट रुकिए, इसमें जो बात की गई है वो आर्टिकल 13 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बात कही है, देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट है इनका संरक्षक कौन है, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है तो आप कहाँ जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी में भी जा सकते हो आप। ठीक है, तो वैसे संरक्षक किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। ये हम बाद में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ पे और करा दिया है कि जो फंडामेंटल राइट है उसका संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 13 की। देखिए, राज्य जब चाहे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकता है। वो कोई ऐसी विधि बना दे जिससे आपका, जैसे कि समानता का अधिकार है, उसमें दे रखा है कि आप किसी भी समानता के अधिकार में आर्टिकल 15 में आप पढ़ोगे तो राज्य आपके साथ विवेक नहीं करेगा। ये बात क्या रखी है? वो भी कहाँ पे? जैसे कुआं हुआ, जितने भी सार्वजनिक स्थान है, होटल, रेस्तरां, तो वहां पे कभी भी किसी की रिलीजन, उसके जेंडर और धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन बाई चांस राज्य अपनी पॉलिसी ऐसे ले आए आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने के लिए, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आर्टिकल 13 में ये कह रखा है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो इस भाग में, यानी कि भाग 3 की बात करता है कि जो इस भाग में दिए गए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। इस विधि, जो विधि बनाई गई होगी वो कैसी हो जाएगी? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का कॉन्सेप्ट किसमें है? आर्टिकल 13 में। यही मैं आपको समझाना चाहती थी। तो इसीलिए ये कुछ बुक्स में दे रखा होता है कि ये 14 से 35 है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। आप क्या ऑप्शन देखेंगे? 12 से 35, और आपको यही टिक करके आना है। ओके, भाग 3 लिए कहाँ से गए? यूएसए से। और संरक्षक कौन है फंडामेंटल राइट का? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। अब मैं ये सारा समझाऊंगी अच्छे से, लेकिन पहले इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
ये रहा फंडामेंटल राइट्स। सॉरी हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगी कि बाइलिंगुअल लेके आऊं। तो देखिए फंडामेंटल राइट के कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं पॉइंट में। आप भी चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और हिंदी वालों के लिए मैं खुद ही बोलूंगी, हिंदी में तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे जैसे कि टॉपिक्स हो रहा है आपको फंडामेंटल राइट्स, उसके की पॉइंट्स लेके आई हूँ मैं, आपको सब कुछ यही मिल जाएगा जो मैंने आगे पढ़ाया है, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दीज आर इनहेरेंस इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 12 to 35। वही सेम बात की गई है, तो मैंने जो पीछे समझाया कि फंडामेंटल राइट है ये किस में है, ये पार्ट 3 में है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ उस चीज को। आर्टिकल है आपका 12 से 35। ओके, देन ये चीज मैंने फिर से यहाँ पे रिवीजन करा दी है आपकी, और मैं उसको पीछे समझा भी चुकी हूँ। दीज वर बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया गया है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किस संविधान से फंडामेंटल राइट को लिया गया है, यूएस के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। वहां पे क्या कहलाए, विल ऑफ राइट्स। ठीक है, इसी तरह जो फंडामेंटल राइट है इनमें इनको ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। एक शब्द से संबोधित किया जाता है उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, द फंडामेंटल राइट है जस्टिसेबल। यहाँ पे जस्टिसेबल होगा, ये जो आप देख रहे हैं जस्टिफेबल लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसका अर्थ होगा जस्टिसेबल। ठीक है, यानी कि ये चीज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। द फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, यानी कि जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं डीपीएसपी, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि आप उनको लागू करवाना चाहते हो, जो कि आपके आर्टिकल 36 से दे रखा है 51 में। तो कोई भी व्यक्ति हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि उसके डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे, अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो समझ गया हो कि मैम ने जो ये शब्द लिया है डायरेक्ट, उसको इतना हाईलाइट क्यों करनी है। देखिए, जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी नॉर्मल न्यायिक प्रक्रिया होती है, यानी कि जुडिशरी प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, आप सबसे पहले जाओगे, कोई भी आपने ऐसे दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप जजेस का निर्णय आ जाता है, आप उस निर्णय से खुश नहीं हो, तब आप हाई कोर्ट में अपील करते हो, फिर हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो ये प्रोसेस भी आप ना सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, फिर, लेकिन ये आप पे बाध्यकारी नहीं है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। उसके लिए आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है द फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, और न्यायालय उसको लागू करवा सकता है, ये चीज होती है। अब यहाँ पे मैंने आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यही हो गया कि फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल और डीपीएसपी नॉट जस्टिसेबल। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट था वो इसलिए डाला गया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको तोड़िए। मैंने पहले भी बोला है, कोई भी टॉपिक है उसको तोड़ना सीखिए, अपने आप को, अपने आप खुद अपने अंदर एक चेंज देखोगे और आपको उसका मतलब समझ में आने लगेगा। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति, यानी कि राज्य जब अपनी पॉलिसी बनाएगा तो उसको कुछ निर्देश देने के लिए उसमें तत्व शामिल किए गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो डायरेक्ट डीपीएसपी को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इंक्लूड किया गया कि स्टेट को ये काम करने चाहिए। जैसे आर्टिकल 47 में आगे आपने सुना भी होगा कि बिहार में क्या हुआ है, शराबबंदी की गई है। तो क्यों, क्योंकि 47 में ये दे रखा था कि राज्य है, स्टेट है, वो अपने लोगों का मतलब होता है जनता से, उस स्टेट में रहने वाले लोगों से, उन लोगों की जो स्वास्थ्य हेल्थ को लेके पोषण स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए कार्य करता रहेगा। तो आर्टिकल 47 को ही लेके बिहार में जो शराबबंदी की गई थी वो यही उद्देश्य था। बेशक आप देखो जमीनी स्तर पे बंद ना हुई हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। तो ये होता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप सब, डीपीएसपी में बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। तो अगर ऐसा सारे डीपीएसपी भी अगर पूरे हो जाए ना, तो इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही किसी बेरोजगारी हो, ना ही गरीबी हो, ना ही भुखमरी हो।
लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता है। ये होता है अंतर आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन हुआ है देन वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यही मतलब हुआ द फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, अब कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए नीचे चलिए। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 7 फंडामेंटल राइट वर मेंटेन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आते हैं, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं और वो इतने खुश हो जाते हैं कि आगे सोचते भी नहीं कि उसने पूछा क्या गया। भाई इतना सिंपल थोड़ा वो पूछ लेगा आपसे, पूछ भी लेता है, चलो मान लो फैक्ट पूछ लिया उसने, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे बात ये हुई है कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने फंडामेंटल राइट थे, तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट वर मेंटेन्ड। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा मैम 6। सबने ये याद कर रखा होगा, छह मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट। तो सबने यही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डाल रखा होगा। तो अब देखो, अगर वो पूछ लेता है कि संविधान के लागू होने पर या संविधान के प्रारंभ होने पर कितने फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में थे, तो आपका कुछ नहीं, 6 भी मत देखना, कुछ मत देखना, ओनली 7। ओके, अब हम ये पढ़ेंगे 7 थे तो अब 6 हैं, तो कौन सा फंडामेंटल राइट हटा है। तो हर फंडामेंटल राइट के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये पॉइंट देख लो कि 7 फंडामेंटल राइट थे, उसमें से एक फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था, वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। नीचे ही देखिए मैं दे रखा है आपको, राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में था। तो इसको हटा दिया गया है, डिलीटेड थ्रू द 44th अमेंडमेंट। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 या फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्या, कानूनी अधिकार। अब आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैम जो आर्टिकल 31 से हटा गए फिर इसको किस आर्टिकल में डाला गया है, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए आर्टिकल 300 का क्लॉज ए। ठीक है, आर्टिकल 300 का क्लॉज ए, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया गया। और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है, ये मूल अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है मैंने ये, और आप लिख सकते हो, पूछा जाता है 3-4 क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार अभी किस प्रकार का अधिकार है, फला 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 4 ऑप्शन दे दिए आपको। इट्स ए लीगल राइट, इट्स ए फंडामेंटल राइट, तो वहां भी आपको क्या लगा के आना होगा, लीगल राइट। अब प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिलीटेड थ्रू द 44th अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1978 में, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। अब हम बाकी जितने भी 6 बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए फंडामेंटल राइट, तो मैंने वहां पे आपको ये समझा दिया कि जो ये आपका था प्रॉपर्टी का राइट, संपत्ति का अधिकार, उसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार। देखो आपने सुना भी होगा, नॉर्मल ही लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि यार सभी लोग समान हैं। आप ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा रहे हो या कास्टिज्म कर रहे हो, हर व्यक्ति चाहे ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो आपका एससी कैटेगरी में आता हो, बट सभी लोग हमारी संविधान की नजर में समान है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में रह रखा है, कह रखा है। लेकिन नॉर्मल तो आपको पता है आज भी हमारे देश की ये दुर्भाग्य है कि हम इस चीज को दूर नहीं कर पाए, आज भी हम विभेद करते हैं। तो ये चीज है कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, समानता का अधिकार। ठीक है, हम हर आर्टिकल को, हर राइट को खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा इसके बारे में एक ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर का, जो हम चैप्टर के अंदर हमारी नेक्स्ट वीडियो पूरी इसी पे होगी, हर आर्टिकल के बारे में, हर चीज के बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो सारी अच्छे से देख ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है पॉलिटी का। तो हम सबसे पहले चलते हैं राइट टू इक्वलिटी पे। पहले ये देखो कि ये किस किस आर्टिकल में दे रखा है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, राइट टू इक्वलिटी है आपका आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, तो इसे 14 से स्टार्ट होता है और 18 तक है आपका समानता की बात की गई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 14 में क्या है। 14 में से 2 कॉन्सेप्ट हैं कि विधि की समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। तो होता है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे।
राइट टू इक्वलिटी के बारे में। फिर 15 में क्या है, 16 में क्या है, तो ये सब चीज हम सारी पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले आप तो ये नोट डाउन कीजिए कि जो समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दे रखा है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ उसके लिए आपके लिए एक ट्रिक भी लेके आऊं। अगर मैं कल से आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगी फंडामेंटल राइट, ये सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैंने एक चैप्टर का, तो मैं ट्रिक भी डालूंगी उसमें, सो डोंट वरी, ठीक है। अब चलते हैं राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 में क्या है आपका, क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसी में आपका प्रेस की जो मीडिया है उसको भी शामिल कर रखा है आर्टिकल 19 में ही। तो 19 बहुत व्यापक है और ये 19 आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट के सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है, ये फॉरेनर को प्राप्त नहीं है। कोई भी आए और देश में कुछ भी हमारे लिए बोल के चला जाए, तो ये नहीं है आर्टिकल 19 में। हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो है आपका 23 और 24 में। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 23 में क्या है, मानव का दुर्व्यापार। दुर्व्यापार का मतलब ये होता है जैसे कि महिलाएं होती है, महिलाओं के साथ तो पता है व्यवहार किस तरह से किया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है, महिला हो और कुछ पुरुषों की भी तस्करी की जाती है। तो इन सब चीजों को देह व्यापार होता है, ठीक है, महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो उन सबको ये शोषण ही तो हो रहा है एक तरह से उनका, तो उनके विरुद्ध उनको राइट है वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। मानव है वो एक बेचने की वस्तु नहीं है, आप उसका व्यापार नहीं कर सकते हो। तो यही चीज है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। और 21 आर्टिकल में दे रखा है 23, जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 में से आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जितने भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आर्टिकल 24 पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि बच्चों से संबंधित है, और वो भी कौन से, जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। 24 आर्टिकल में, आर्टिकल 24 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म को लेके भी, क्योंकि आपने देखा भी होगा नॉर्मल लाइफ में लोग अपने रिलीजन को लेके बहुत सचेत होते हैं। आप हिंदू मुस्लिम आप देखिए, वोट बैंकिंग, वोट राजनीति भी इस पे होती रहती है हिंदू मुस्लिम को लेके। तो ये धर्म के बारे में भी क्या है, हमारे देश में लोग बहुत सचेत हैं, ठीक है। तो जैसे कोई अपने धर्म के बारे में नहीं सुन सकता, उसकी आस्था जुड़ी होती है उससे। हमारे भगवान है, किसी के राम है तो किसी के अल्लाह है, कोई भगवान के रूप एक ही है बट लोग मान अलग अलग रूप में रहे हैं। तो ये सब रिलीजन को लेके है, तो रिलीजन को भी हमारे संविधान में मोस्ट मतलब वो दे रखा है, और उसके लिए एक आर्टिकल भी है, फंडामेंटल राइट भी है। तो आर्टिकल 25 से 28 आपका किससे संबंधित है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है कि आर्टिकल 29 में क्या है, आर्टिकल 30 में क्या है। देखिए अल्पसंख्यक हैं, जितने भी आपके यहाँ पे हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक यानी कि जो लोग जितने भी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से माना गया कि कौन अल्पसंख्यक होंगे। तो आपके धर्म यानी रिलीजन, भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पर जिन लोगों की संख्या कम होगी उन्हीं को अल्पसंख्यक घोषित किया गया। तो यहाँ पे दो चीज इन्होंने क्राइटेरिया माना है, दो उनको क्राइटेरिया माना है, वो है एक आपका रिलीजन, सेकंड है आपका लैंग्वेज, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक होंगे उनको भी राइट दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो भी फंडामेंटल राइट। जैसे आर्टिकल 29 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको अपनी लिपि या भाषा को संरक्षित रखने का अधिकार होगा, यही आर्टिकल 29 में, ठीक है। क्योंकि इन लोगों की संख्या कम है और इनकी अपनी लिपि होती है। जैसे आप कहीं भी चले जाओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले जाओ, यहाँ पे सारा आपका ट्राइबल एरिया है, ठीक है, आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। वहां तो कोई न्यूज भी हुई थी, कोई गया था उनकी प्राइवेसी में दखल डालने, अमेरिका का मीडिया वाला था, वो जानना चाह रहा था, उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि हम जाके देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ये ट्राइब्स होती हैं वो किस तरह से जीवन यापन करती हैं। उसको मार डाला गया था बिकॉज ये लोग पसंद नहीं करते कि हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन हो। वो जितना भी आपका ये क्षेत्र है उससे कटा रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी ट्राइब है, हमको सुरक्षित रखना है, और अगर ये लोग यहाँ पे आ गए, बाहरी लोग, एक तरह से बाहरी लोग भी शब्द यूज करते हैं, तो हमारी जितनी भी लिपि भाषा है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए उनको आर्टिकल भी दे रखा है, उनको मतलब फंडामेंटल राइट भी दे रखा है कि वो अपनी लिपि या भाषा को सुरक्षित कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में क्या है,
आर्टिकल 30 में है इन्हीं लोगों को अपने कोई भी शिक्षण संस्थान अगर वो स्थापित करना चाहते हैं तो उसका पूर्ण अधिकार होगा, यही आर्टिकल 30 में। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने बता ही दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले 31 में था, इट्स ए फंडामेंटल राइट बट नाउ इट्स ए लीगल राइट। ओके, बिकॉज इसको हटा दिया गया है, डिलीटेड थ्रू द 44th अमेंडमेंट 1978। ओके, ये क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया है, अब इस पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम चलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना ये राइट इनका कोई वजूद नहीं रहता है। इसीलिए डॉक्टर भी इसको हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, इसीलिए इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा था। इसके बिना इन आर्टिकल्स का कोई वजूद नहीं है। तो आप पूछेंगे मैम ऐसा क्या है आर्टिकल 32 में? देखिए, अगर किसी ने अच्छे से सुना होगा पूरा वीडियो तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ये बता रखा था कि जो आपका आर्टिकल है, जो आर्टिकल 32, उसके तहत देखो मैंने बताया था कि आपके फंडामेंटल राइट का जो संरक्षक है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो आप किसके तहत जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको बोला था कि ये इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इसको संविधान की मूल आत्मा कहा था। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है वो सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब यहीं पे मैंने बोला था कि आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत जा सकती है। क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किया जा सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट आप जा सकते हो 226। ठीक है, क्या है आर्टिकल? आर्टिकल 226। ओके, 226 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत और आप हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे की पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, अब जिसने कभी भी फंडामेंटल राइट नहीं पढ़े होंगे उसको कुछ ना कुछ तो समझ हुई होगी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आगे चलेंगे और मैं आज कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी इससे रिलेटेड, हो जाएगा आपका, आप टेंशन मत लीजिए। बस इन सब का सारे की पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और कल से हम पूरा ओवरव्यू देने के बाद, आज मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, एक एक आर्टिकल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वही चीज है, राइट टू फ्रीडम। ये 6 फंडामेंटल राइट हैं अभी वर्तमान में। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ पीछे, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। देखिए, क्वेश्चंस में भी मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी, तो हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, हर पॉइंट को। ठीक है, तो देखिए उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो ये अपनी आदत डालिए क्वेश्चन सही से ना पढ़ना, क्योंकि आधी चीजें तो आप इसी तरह गलत करके आते हो। आधा क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे, अब सही है दे रखा है, लेकिन अगर यहीं पे नहीं है दे रखा होता ना कौन सा सही नहीं है, तो आधे बच्चे नहीं को नहीं पढ़ते, सिर्फ पढ़ लेते सही है और गलत लगाते। तो इस चीज को आपको देखना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। पहले आप इसको हाईलाइट कीजिए कि उसने पूछा क्या है, तब क्वेश्चन में आगे बढ़िए ऑप्शन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। सेकंड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे। और डी है आपका क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय किया था। अब 2 मिनट जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर, क्योंकि उसने सही पूछा, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहले अब इसको मैं समझा दूं थोड़ा कि जो भारतीय संविधान था उसमें मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट को सबसे पहले शामिल किया गया था, तो जो आपकी नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। अब थोड़ा सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए, तब कभी नहीं बोलोगे। देखिए, साइमन कमीशन आया था 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन का इंडिया में पुरजोर विरोध किया था। बहुत सारे लोगों ने, अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो पता होगा कि जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनका इसी का मतलब वो कर रहे थे, और पंजाब में उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। तो साइमन कमीशन का इंडिया में बहुत विरोध होता है।
क्यों, उसके पीछे रीजन क्या था? ये लोग आ रहे थे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, यानी कि देखिए आपने जब पढ़ा होगा 1919 का अधिनियम आया था, तो उसी की जांच करने के लिए बोला था कि हर 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो जब 1919 यानी कि 10 साल बाद आना था 1929 में, लेकिन वो 2 साल पहले ही गठित कर दिया जाता है 1927 में, और साइमन कमीशन इंडिया में आ जाता है ये चेक करना है कि क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गलतियां हैं या किस तरह से हमारा इंडियंस के लिए एक संविधान बनाया जाए। अब आप पूछते हैं ये तो अच्छी बात है मैम, हमारे लिए संविधान बनाया जाया था, तो एक प्रॉब्लम क्या हुई जो इसका विरोध किया गया? तो देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। जब ये साइमन कमीशन आया तो इसमें 7 मेंबर थे, और 7 के साथ सारे श्वेत थे, यानी कि सभी अंग्रेज थे। इसमें किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। और आप ही बताइए, जिसके लिए आप संविधान बनाने आ रहे हो उसी को अगर शामिल नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन का? आप बाहर से आ रहे हो, आपको पता होगा कि हमको किसकी नीड है, किसकी जरूरत है। तो यही चीज का बहुत विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए और अंत में वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तो दे दी थी। तो उसी में एक उस टाइम गवर्नर जनरल था, उसने ये कहा कि अगर भारतीयों में कोई भी इतना इंटेलिजेंट है तो मैं अपना संविधान बना के दिखा दे। तो तभी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और इसी में कहीं फंडामेंटल राइट को मतलब फंडामेंटल राइट भी एक पॉइंट था जिसको शामिल किया गया था। तो बोला कि हाँ भारतीय भी संविधान बना सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। मैंने आपको पूरा ऑप्शन अच्छे से समझा दिया है, हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर दिया है। आप कभी नहीं भूलोगे। तो फंडामेंटल राइट को शामिल करने की बात कहाँ से हुई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेहरू रिपोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है कि मौलिक अधिकारों को लागू कौन करवाता है, ठीक है। या मौलिक अधिकारों को संरक्षक कौन है मौलिक अधिकार का, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको बताया। तो भारत के सभी न्यायालयों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन तो गलत ही हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऐसा कोई राइट नहीं है। क्या संसद लागू करवाती है? नो। राष्ट्रपति लागू करवाते हैं? नो। तो देन आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैंने अभी पीछे बताया भी था। जल्दी से आप सभी लोग क्विकली रिवीजन करा। सर्वोच्च न्यायालय आप किस आर्टिकल के तहत जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है? तो वो है आपका आर्टिकल 32, ओके। एंड आप हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत, ओके। तो ये मैंने आपको पहले भी पीछे समझा दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग और आंसर बताइए। तो देखिए जैसे आपको शो हो रहा है कि भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल, सॉरी भारतीय नागरिक नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे होगा भारतीय संविधान, ठीक है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है, ठीक है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आंसर राइट है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक पीछे पढ़ा चुकी हूँ, तो इस पर कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा लगाइए ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। पार्ट पूछता कि किस भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो आप क्या लगाते? मैम पार्ट 3, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत हुआ है? तो मैं ये चीज बता चुकी हूँ। तो पूछ रहा है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये समानता का अधिकार है ये दे रखा है आपका आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 14 से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक है इसका वर्णन? तो है आपका 18 तक, ठीक है। कहाँ तक है आप इसका वर्णन? तो आर्टिकल 18 तक। तो ये समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 दे रखा है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। अब संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत हुआ है? तो देखिए 14 में 14 भी आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सभी चारों। देखिए अनुच्छेद 13 तो है नहीं इसमें, तो ये वैसे भी गलत हो गया। ये IAS का क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो एलिमिनेट कर लो फर्स्ट से,
इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया, तो फर्स्ट तो वैसे भी गलत होगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड में देखिए इसमें भी फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट सेकंड होता है, तो हमको पता है कि फर्स्ट गलत है, तो देन ये भी एलिमिनेट। सभी चारों इसमें भी इंक्लूड होगा फर्स्ट, तो ये भी गलत है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अनुच्छेद 14 भी है, 16 भी है और आपका अनुच्छेद 15 भी है। देन आपका क्या सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य, आर्टिकल 13 में बता चुकी हूँ जो नल एंड वर्ड वाला है, का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, आर्टिकल 13 ये किसमें आता है, फंडामेंटल राइट में। ठीक है, तो डीपीएसपी, फंडामेंट मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट में बता भी चुकी हूँ कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो। अगर बना भी देता है तो वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड होगा, तो वो क्या है, फंडामेंटल राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13, माइंड में बिठा लेना इसको। भारतीय संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, यानी कि जो आपको आर्टिकल दे रखी है उनमें से अलग कौन सा है, तो 14, 15, 16, 19। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, इसमें आपको आंसर सही बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपको जो ये 15 से लेके 19 तक दे रखे हैं, ये कौन से राइट्स हैं, अगर किसी भी बच्चे ने अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, ये देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ से आपका आर्टिकल 14 से लेके 16 तक ये सारे आपके क्या है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार, तो ये आपका राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से 18। कहाँ तक है आपका राइट टू, सॉरी 1 मिनट रुकिए, 14 से 18 तक। ओके, ये आपका 14 से 18 तक। ठीक है, तो 14, 15, 16 ये तीनों किस में आ जाएंगे, समानता के अधिकार में, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। अब डिफरेंस, इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो आपका अनुच्छेद 19 ये है आपका फ्रीडम से संबंधित, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, तो ये भिन्न वर्ग में आ गया, तो देन आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। आपने अगर पीछे पढ़ा होगा तो मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 24 में बताया गया है, मैंने बताया भी था कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ किसी भी तरह का, मतलब उनको कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, बच्चों का शोषण नहीं किया जाएगा, वो भी किस एज के, 14 वर्ष से कम, तो इसका क्या होगा, डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट, बालकों के शोषण से संबंध है। वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, तो आपका क्या है, सी। आर्टिकल 24 पढ़ चुकी हूँ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। तो देखिए अब मैं बस इस क्वेश्चन को जो दोबारा लेके आई हूँ उसका यही रीजन है कि कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। आर्टिकल 24 एकदम माइंड में डाल लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन मिनट रुकिए। देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि कारखानों में बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, तो आर्टिकल 19, 17, 23 या 24, तो आपको पता है, डी। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंध है। वही सेम चीज ही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन हो गई है थोड़ा, टर्न पर ही कल हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे प्लस फैक्ट। ओके, आर्टिकल 24। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, आर्टिकल 35, 24, 21 और 23, तो क्या है, आर्टिकल 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। मोस्ट, बीवीआई में इसको डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वनडे के हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए
आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 31 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 19 में। मैंने आपको बताया था कि वो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, यानी कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होगा, ठीक है। और उसी बोलने के अधिकार में ही आपका यहाँ पे प्रेस की बात कर दी गई है, मीडिया के राइट की बात की गई है, ठीक है। इस वर्ड को कहीं यूज नहीं किया गया, लेकिन हमारे संविधान में हर चीज बहुत व्यापक है, तो उसी में आपका ये मीडिया का राइट भी आ जाता है। अगर स्पेशली पूछता है कि आर्टिकल 19 के किस क्लॉज में है, तो आर्टिकल 19 के यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ए, ओके। ये चीज याद करना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन यानी कि विरोध किया गया है, उसको समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। मैंने ये भी आपको नहीं बताया, बट हर आर्टिकल में अच्छे से समझाऊंगी, तो डोंट वरी। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का पूरी तरीके से विरोध किया गया है, अस्पष्टता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी, इसको आजादी होगा, व्यवस्था नहीं, आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 1 की आ में, बा में, सा में, उदा में, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने बताया, प्रीवियस यहाँ पे देखिए आप, 19 का क्लॉज 1 का ए में आपकी प्रेस की आजादी की बात की गई है, तो यहाँ से आपका आंसर कवर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या है, 19 का एक, यहाँ पे आ का मतलब ये हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओके। देन ए इज द करेक्ट आंसर, 19 का क्लॉज 1 का ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल डी। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप फॉरेन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग निकलते ही रहते हैं, भाई जिसके पास पैसा है वो घूमने तो जाएगा ही। आपकी जितनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं सब जाती हैं, कहीं कोई स्विट्जरलैंड होगा, कहीं पेरिस घूम रहा है, इटली वगैरह। तो ये किस आर्टिकल के तहत आपको राइट है? तो वो है आपका आर्टिकल 21। ये बहुत व्यापक है आर्टिकल 21, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ूंगी, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आर्टिकल 21 में। जीवन जीने का अधिकार ही आर्टिकल 21 में, जो आपका भी तलाक का कॉन्सेप्ट था, महिलाओं को, मुस्लिम जो महिलाएं थी उनको, जो उनके पति थे सिर्फ तलाक बोल के उनको तलाक दे दिया जाता था, इस तरह से उनके आर्टिकल 21 का उल्लंघन था, जिसको अभी संसद ने पूरी तरीके से इस पे अधिनियम लेके आई है, जो ये कॉन्सेप्ट है उस पे। तो ये था आर्टिकल 21 से संबंधित, क्योंकि महिलाओं का भी जीवन जीने का अधिकार है, ओके। तो यही चीज बताई कि ये बहुत व्यापक है, इसी के तहत आपकी विदेश यात्रा के अधिकार को भी संरक्षण मिलता है। तो आर्टिकल 21 को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पुटअप दिए हैं वो सब कुछ कवर करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब अपने विचारों को लेकर जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। अभी बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जान भी लिया होगा, अगर उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना होगा। तो ये क्या है, आर्टिकल 19। देन आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे। अब मैं कल आपको लेके आऊंगी फंडामेंटल राइट का जितना भी फैक्ट होगा वो सारे आपको की पॉइंट्स में करा दूंगी, और भी मुझे जो आपको आर्टिकल्स पढ़ाने हैं वो भी पढ़ा दूंगी। फिर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने अब तक पूछे गए हैं, 50-60 समथिंग, आपसे कुछ से ज्यादा भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग जुड़े रहिए, क्लास को शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए सारा कॉन्सेप्ट ला सकूं, आपकी हर चीज को मैं क्लियर करा सकूं। सो प्लीज थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।